सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किया लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो आप लोगों से हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की आपसे अपील करूँगा। ज़रूर इस पर तवज्जो करें और इदारे को मजबूत करें, लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करें। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम कुछ वीडियोस पर तबसरा कर लेते हैं। सबसे पहले ये सरकारी उस्तादों के जहन में किस तरह मुस्लिम मुखालिफ जो है सोच बढ़ती जा रही है, मुतासिब होते जा रहे हैं, इसकी एक ताज़ा मिसाल राजस्थान के जोधपुर ज़िले से आई हुई ये वीडियो है जिसको आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां के एक सरकारी स्कूल के मुल्हिद उस्ताद भवानी शंकर नामी एक टीचर ने 10वीं से 11वीं जमात के तलबा से कहा कि कुरान मेरे लिए कूड़े की तरह है। उन्होंने खुलेआम कुरान शरीफ की तौहीन की। गांव के लोगों ने मकामी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और इसी के सिलसिले में ये लोग और ये तलबा यहां पर जमा हुए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा, जहां तमाम धर्मों के तलबा तालिबात पढ़ते हैं, उनके जहन में भी किस तरह की खुराफात और गंदगी भरी हुई है और वो नफ़रत और दुश्मनी फैलाते हुए अदावत को पूरी तरह से जो है सामने लाने की कोशिश करते हैं और अपने दिल के कीचड़ को पूरी तरह से इस वक्त समाज में लाकर के पूरे समाज को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा आवाज के साथ सुने, फिर मैं लौटता हूँ। अरे तो कहो कुरान कचरा हो गया। तन्नो की गयो? सर ने बोला कि कुरान शरीफ कचरा है। अच्छा भाई तन्नो, मेरे लिए कुरान कचरा है, ये सर ने कहा। कौन सर का नाम क्या? भवानी शंकर। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, पता नहीं ये आफत कहां से आई है। वैलेंटाइन डे क्या, आपको तो जानते हैं इसकी तारीख क्या है। बहरकैफ ये तो सही नहीं है, लेकिन बजरंग दल के कारकुनान की जानिब से इस सिलसिले में जहां पर हर साल लाठी डंडों के जरिए से एहतिजाजात होते हैं तो वहीं पर एक गुंडागर्दी पर भी उतर आते हैं। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं ये तो ग्वालियर की है। यहां पर जो है बजरंग दल के कारकुनान ने झंडों के साथ और लाठी डंडों के साथ जो है इसको एहतिजाज किया, पार्कों में घूम करके जो है एक अजीब किस्म की जो है माहौल बनाने की कोशिश की। इसी तरह हरियाणा में भी इन्होंने गुंडागर्दी की और फरीदाबाद में एक पार्क में मियाँ बीवी बैठे हुए थे। अब मियाँ बीवी को भी आशिक माशूका समझ गए और बगैर किसी तहकीक के उन पर हमला करने की कोशिश की। 20 की तादाद में वहां पर बजरंगी गुंडों की जानिब से, हिंदुत्व जहनियत की जानिब से, जहनियत के हामिल कुछ संगियों की जानिब से। जब वहां मौजूद कुछ लोग तमाशाएं देख रहे थे, लेकिन पता चला कि मियाँ बीवी है, तो फिर जो देखने वाले तमाशाई की भीड़ थी वो जो है बजरंग दल के कारकुनान पर बरस पड़े और उनकी खूब पिटाई की। अब ये मामले जो यहां पर दर्ज हुए हैं। ऐसी सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। ये वीडियो जो आई तो वो आप लोगों के सामने रखा। अब आइए मैं आपको ले चलूं हैदराबाद और किस तरह से धोखा दिया जाता है। यहां पर एक दरगाह के इंचार्ज कहें या बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद की एक 19 साल लड़की से शादी करने का वादा करके फिर इसने मुकर गया और आइन शादी के मौके पर जाकर के बीमारी का बहाना बना करके एडमिट हो गया। बताया जा रहा है कि ये बाबा मुबैना तौर पर लड़की के अंदर मौजूद जिन और भूत को भगाने के लिए उससे शादी करने को कहा था। बाबा का नाम शाह गुलाम नक्शबंदी हफीज पाशा बताया गया है।
जो आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर के येयसपेट में वाक़ई दरगाह का इंचार्ज कहें या जो भी वो नाम आप दे सकते हैं। इसकी उम्र 55 बरस बताई जाती है, जो 19 साल लड़की से शादी का ख्वाह था। उसकी 2 बीवी और 3 बच्चे भी हैं। लोगों को भूतों और असरात से नजात दिलाने की आड़ में वो खुसूसी रसूमात अदा करता था और बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पर शिर्क वगैरह के अमाल भी होते थे। बताया जाता है कि इसने हाल ही में अपना अड्डा हैदराबाद मुंतकिल किया और महीने में 4 तक 5 दिन दरगाह का दौरा करता है। टोली चौकी की एक 19 साल लड़की सेहत की मुख्तलिफ मसाइल से 2-4 थी। उसके घर वाले इलाज के लिए उसे नेल्लूर की दरगाह ले गए, जहां हाफिज पाशा ने उन्हें खबरदार किया कि उनकी बच्ची पर जिन और भूत सवार है। इसका इलाज है कि लड़की की शादी उसके साथ कर दी जाए। उसने धमकी दी कि अगर लड़की की शादी उसके साथ नहीं की गई तो जिन भूत लड़की को मार डालेंगे। लड़की के अरकान खानदान के पास हाफिज पाशा की बात मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं था और उस शादी पर राजी भी हो गए और हाफिज पाशा की हिदायत के मुताबिक उन्होंने टोली चौकी के फंक्शन हॉल में शादी के इंतजाम भी किए। लेकिन ऐन शादी के मौके पर सीने में तकलीफ की शिकायत करके हॉस्पिटल में भर्ती हो। अब पता नहीं पहली बीवियों से धमकी मिली होगी, जो कुछ भी है, मगर इस तरह धोखा देने और बीमारी के आड़ में इस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाने और उल्लू बनाने के चक्कर में ये दरगाहों के बाबा कुछ लोग किस किस तरह की जो है ये करते हैं। आप देखें, अब जो है धोखा करने और अलग अलग किस्म से झांसा देने के नाम पर जो इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, तो अब इस दरगाह के बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबरें आ रही, इसलिए जो है अकीदे को सही बनाना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन गिरामी, कि किस तरह से जो है इस वक्त छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के लोग शिर्क और न जाने किस किस तरह के लोगों के पास चले जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, वक्फ बोर्ड का मामला हमेशा से जो है बहुत ही ज़्यादा पेचीदा भी रहा है और इससे जुड़े हुए लोगों को लेकर के बड़ी बदनामी भी होती है। शहर बेंगलुरु के एक मशहूर समाजी कारकुन हैं जनाब आलम पाशा साहब, आप इनको तो जानते ही होंगे। मुख्तलिफ मसाइल पर बोलने के लिए या इस तरह की चीज़ों को लेकर के हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। आज इन्होंने बेंगलुरु के प्रेस क्लब में 2 लोगों पर बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। एक तो कर्नाटक वक्फ बोर्ड की इस वक्त के चेयरमैन शाफी सादी पर। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों से मशवरा किए बगैर, इसलिए कि वक्फ बोर्ड किसी फर्द वाहिद की मिल्कियत नहीं होती। अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, किसी से पूछताछ नहीं कर रहे हैं। और शाफी साहब ये पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले कई मर्तबा कर रहे हैं। इस वजह से इनके खिलाफ वक्फ बोर्ड की ज़मीन गलत इस्तेमाल करने और जिनको दी गई है उनके खिलाफ भी जो है धोखा देने का मामला दर्ज करवाया गया। मामला बाकायदा दर्ज हो भी चुका है। एक तो गुजरी बाबू यानी केजीएफ बाबू से मशहूर, जो इस वक्त जो है चिकपेट में आइंदा आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवार की हैसियत से खुद को मजबूत बता रहे हैं। यहां पर बड़ा मकान के करीब KH रोड MTR होटल के सामने वक्फ बोर्ड की एक बहुत बड़ी जमीन है, जो बड़ा मकान दरगाह की के हवाले से है, उनके मातहत में, और 33,000 स्क्वायर फीट जमीन को इस वक्त KJF बाबू के हवाले किया गया है ताकि वो यहाँ के लोगों को घर बना करके दे सके। आलम पाशा साहब ने यहाँ नामनिगारों से प्रेस क्लब में यहाँ मकामी तमाम चैनलों से और अखबारात के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक किस्म का धोखा दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है वो किसी फर्द वाहिद की मिल्कियत नहीं होती। अगर अच्छे कामों के लिए दिया भी जा रहा है तो वहाँ के मकामी लोगों को पूछना, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए जिम्मेदारों को पूछना, आम आवाम को जमा करना, उनसे राय मशवरा लेना, ये ज़रूरी है, ना कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन किसी फर्द वाहिद को अपनी सियासत चमकाने के लिए दिया जाए और वहाँ के लोगों की जो है वो आदमी जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन इस्तेमाल करके अपना थोड़ा पैसे में मकानात बना करके बाद में हमेशा के लिए वही घर दिखा दिखा करके सियासत करता रहेगा और कई सालों तक जो है यहाँ पर जो है राज करेगा। ये मुनासिब नहीं है। ये कहते हुए आलम पाशा साहब ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक इस वक्त कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी और दूसरा जो है गुजरी बाबू यानी कि KJF बाबू के खिलाफ, जो चिकपेट के इस वक्त जो है उम्मीदवार माने जा रहे हैं। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर आलम पाशा साहब ने प्रेस क्लब में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह के इल्ज़ामात लगाए, क्या लगाए, आप देख लें। ये हमारे कौम का हालात है नाज़रीन गिरामी। जब आपको किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी जाती है, किसी उम्मत से वाबस्ता चीज़ों पर जब आपको या मिल्लत से वाबस्ता किसी अहम तरीन ओहदे पर दिया जाता है,
तो आप मिल्लत का फ़ायदा करने के बजाय नुकसान ही ज़्यादा करते हैं, ऐसा महसूस किया जा सकता है। और जब कभी भी वो चाहे भारत की किसी भी रियासत के वक्फ बोर्ड के जिम्मे से बात आए तो वहाँ पर सिर्फ धोखाधड़ी, धोखादही, अपनी मतलब परस्ती, सियासत चमकाने के लिए थोड़ा बहुत तरक्की का काम और उसके बाद कई हज़ारों एकड़ ज़मीन पर गैरों की या अपनों की ही उस पर जो है जबरन कब्जा, यही हमेशा से रिपोर्ट सामने आई है। आप वक्फ बोर्ड की पूरी तारीख उठा करके देख लें। बैकर नाज़रीन गिरामी, आइए आलम पाशा को थोड़ी देर सुनते हैं, फिर हम लोग अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना शाफी सादी चेयरमैन वक्फ बोर्ड है और ये गुजरी बाबू के साथ थे। बड़ा मकान 35 पर 3000 स्क्वायर फीट जो 100 करोड़ की जायदाद है, अल्लाह की जायदाद है, हर मुसलमान का हक है। मकान का मतलब कब्रिस्तान है। जितने भी लोग हैं, हम आखिरी मकान होना, आखिरी मकान के लिए मकान बने सेंट्रल सिटी में। कौन दिए? हमारे बुजुर्गान दिए। और तकरीबन कर्नाटका में 7 करोड़ लोगों में 5 करोड़ लोगों को घर नहीं है। जिसको चाहिए उन्होंने अन्ना तरह, जिसको चाहिए इन्हों एनक्रोचमेंट बोलना हो तो कोर्ट से परमिशन लेना और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से परमिशन लेना और वक्फ बोर्ड के 7 से 12 मेंबर्स का अप्रूवल लेना। बगैर अप्रूवल शाफी सादी हर जगह जिस जगह भी जाके खड़ते हैं, अपना खाली सिर्फ अपना ब्लेजर और कोट बदला के हर जायदाद में अपना बयान देते हैं। ये जगह किधर भी अपना कंप्लेन जो इनको कानून में अपना पावर दिया गया है, ये कंप्लेन तकरीबन 4 साल से नहीं किए। तो इसलिए ये बड़ा मकान जियाउल्लाह शरीफ के बाद अब इनको हुआ। अब उनका फाइल चल रहा है। क्यों एक ही बार क्यों सरकार से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से अप्रूवल ले लें और इसके बाद उसको गजेट कर ले और बीबीएमपी का अप्रूवल ले ले और उसके बाद डिमोलिशन करें। डिमोलिशन उसके बाद करें। जब गरीब हैं तो एक बच्चा गरीब भी है, एक बच्चा मालदार भी है, तो ऐसा ये भी लोग इसमें हैं, उन्हों भी गरीब हैं, उनको भी घर नहीं है, मगर ये भी बच्चे गलत भी किए रहे, अन्ना तरह बैठे रहे, आज गली पे आ गए। अभी उधर पे घर बनाना, मकान बनाना, जो इनके बच्चे जो गली पे आए, ये बच्चों का हक है उस पर बैठना, आज नहीं हो सकता है। किसी भी कानून में नहीं है जगह, क्योंकि बिल्डिंग प्लान नहीं सो घर नहीं बनता है। बगैर डिमोलिशन के प्लान के बिल्डिंग गिरा नहीं पाते हैं। अब इधर पे आ गई बीबीएमपी, इधर पे आ गई स्टेट ऑफ कर्नाटका, इधर पे आ गई बोर्ड के मेंबर्स, इतने तमाम का अप्रूवल चाहिए। ये अप्रूवल नहीं तो ये बच्चे जिनको इन्हों कुछ मंडोली की बात किए होंगे, वहाँ के लोकलाइट्स हैं, कोई इम्तियाज़ है, फला है, इन्हें सिद्धया रोड के, ये लोगों को रखिए, ये लोगों से इन्हों किए। कानून मालूम नहीं, खबर का कानून मालूम नहीं। आज ये मासूम बच्चे गली में आ गए हैं। जो एरेस होगी प्रॉपर्टी वो सरकार की हो गई। इस पर बिल्डिंग चढ़ाना है तो गलत चीट कर रहे हैं, इन्हों चीटिंग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं घर बनाता हूँ। कहाँ से पावर है बनाने के लिए? कौन से पावर से बनाते हैं घर इन्हों? कौन इनको पावर दिया है? तो ये मासूम तो गली को आ गए, अभी पूरे गली में बैठ गए और सरकार को धोखा दिया, अल्लाह को धोखा दिया। जब ताल्लुका शाफी सादी का और ये आदमी का हो गया, किसका? बाबू का। ये नहीं है कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को हक मिल गया। जो दिए शाफी सादी के बुजुर्ग, शाफी सादी के दादा परदादा और उनके औलाद, एक भी इंच नहीं दिए ये प्रॉपर्टी में। जो हमारे कब्रिस्तान के लिए, हमारे मौते के लिए, हमारे जनाजे के लिए जो जगह रखने का, उसका नाम ही मकान बोलते हैं। उसमें ही जगह बना के मकान बनाते हैं। मुसलमानों के लिए कोई फायदा हो रहा है तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम क्यों हो रही है सर? क्या वजह है आपकी, क्यों इस तरह से आपको? नहीं, इलीगल फायदा नहीं है, समझ गए? इलीगल, लीगल शादी होती है, इलीगल शादी को नाम दूसरा होता है। तो इलीगल वाला तो 11 से और उसका फांसी तक की सजा कोर्ट से लेना है। तो कुछ फायदा और नुकसान की बात नहीं है। जो नुकसान इनको मिल रहा है, अभी घर बनना है, मेरी वही मांग है, घर बनाओ। कैसे बनेंगे? कौन अप्रूवल देगा? बीबीएमपी अप्रूवल देगा, कर्नाटका स्टेट ऑफ कर्नाटका अप्रूवल देगा, बोर्ड के पूरे मेंबर्स अप्रूवल देंगे, उसके बाद देंगे। तो ये बाबू बनता है, जो भी क्या अभी बाबू के जब बाबू बनते हैं ये
बना, तो ये पैसा इन्हें पैसा नहीं डाल सकता। ये पैसा सरकार को देगा, सरकार की तिजोरी में पैसा जमाएगा, जमा के उसका टेंडर बुलाएंगे, जियाउल्लाह शरीफ को भी वो टेंडर में देंगे और इनको भी देंगे, किसको, बाबू को भी देंगे। यही कानून है, कानून छोड़ के जाने का नाम नहीं है। हर टाइम पे कानून को भी मानना है। इसका मतलब इलीगल क्या भी कर लो, इलीगल घुस के हमें प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पर सब भी ख्वाहिश है, सब भी हक है हमारा भी, जो कानून से होता है उसे ही मानते हैं हमें। ये जो गली में ला लिए इन्हों मासूमों को, इन्हों फिर भी वहाँ पे बैठना नामुमकिन किया, क्योंकि उसको गलत वादा दिया, वो बाबू दिया गलत वादा, गलत है ना, इसका मतलब चीटिंग किया है लोगों को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को। और चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड बगैर कोई कानून के, बगैर कोई कानूनी टैग के चेयरमैन जब होते तो पुलिस के साथ और 12 मेंबर्स के ऑर्डर के साथ और कर्नाटका सरकार के अप्रूवल के साथ उधर पे होके, उधर पे डिमोलिशन करके, वो तमाम करके पेपर में साइन करके टेंडर में पैसा सरकार में जमाना था, वही कानून है। तो शाफी सादी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अभी पुलिस देखेगी, नहीं तो SIT को लाएंगे, अभी पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, बाबू को करेगी, उसमें कौन इन्वॉल्व है वो करेगी। और आप जैसे लोग भी इनकरेज करे हैं, सोशल मीडिया है, फला है, जिसका प्रोपेगेंडा करे, उनकी भी मांग है, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक एक पत्थर जो जमीन पे पड़ा वो पत्थर फिर नहीं बैठ सकता है। वो बैठने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, BBMP ऑफ कर्नाटका, वक्फ बोर्ड, ये तमाम का अप्रूवल बगैर नहीं सो। इन्हों जाके बोले हमारा बाबू बड़ा आदमी है, हिंदुस्तान का बड़ा आदमी है, उसको टेंडर में क्यों नहीं बुलाए, उसका पैसा वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं लिए, चेक में क्यों नहीं लिए, उधर से अपने पेपर में एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं किए, सरकार से इजाज़त क्यों नहीं लिए, जो बिल्डिंग बनाने का नक्शा क्यों नहीं बनाए, नक्शा क्यों नहीं बोर्ड में रख के अप्रूव किए, वो नक्शा सरकार को क्यों नहीं भेजे, रेसिडेंशियल बनने का कानून है क्या, कानून को बदलाना होना है, घर होना है, हमारे को मकान होना है, कानून को बदलाओ ना। जिनके घर टूटे हैं वो कहाँ पर जाए, उनको किस तरह से ये मिले, राहत मिले? तो उनसे कॉम्पनसेशन ले, बाबू से और मौलाना शाफी सादी से, और उनके घरों में भी रह सकते हैं। इनके जितने घर हैं उन घर में बिठाना है शाफी सादी और ये बाबू, ये लोगों को अपने घर में अकामोडेट करेंगे। उनकी जगह में अच्छे से जगह है, 1700 करोड़ की जायदाद है बाबू के पास, इसमें 200-400 करोड़ इन्हें कॉम्पनसेशन देंगे, मौलाना शाफी सादी भी देंगे। तुम धोखा दे रहे हैं कम्युनिटी को, तुम्हें सियासत चल रहे हैं, तुम्हें पैसों के लिए देख रहा है, तुम्हें शाफी सादी पैसों के लिए देख रहा है, तुम बैठने की जगह अलग है, तो करने का काम अलग है मौलाना। तो ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, कर्नाटका गवर्नमेंट के ऊपर हमारा सवाल खड़ेगा। तो आपकी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जोले मैडम को भी हमें लिखा है, FIR के साथ भेजा है। नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा ने न्यूयॉर्क और मुंबई के ताल्लुक से बहुत ही इस वक्त तशवीशनाक बात कह दी है। मौसमियाती तब्दीली में शिद्दत ने दुनिया के मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है, और इस हवाले से जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं वो एक बड़े बहरान की तरफ इशारा कर रही हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अगर सतह समंदर में इसी तरह इजाफा होता रहा तो मुंबई और न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई बड़े शहर समंदर में गर्क हो जाएंगे। दुनिया भर में महसूस की जा रही मौसमियाती तब्दीलियों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात का इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को सतह समंदर में इजाफे से संगीन असरात का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी बरादरी को मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए संजीदा कोशिशें करनी होंगी, और यह भी कि सतह समंदर में इजाफा अपने आप में एक बड़ा खतरा है और समंदर की बढ़ती हुई सतह मुस्तकबिल को गर्क कर रही है। कहा कि हर बर्रे आजम के बड़े शहर मसलन काहिरा, लागोस, मापुटो, ढाका, जकार्ता, मुंबई, शिंगाई, बैंकॉक, लंदन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ब्यूनस आयरस, सेंटियागो और कोपेनहेगन को संगीन असरात का सामना करना पड़ सकता है। ये कहते हुए उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट लोगों के सामने दी है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। तो नाज़रीन गिरामी, इसके बाद से मुताल्लिका शहर अलर्ट पर है और देखा जा रहा है कि किस तरह इस पर जो है काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, नवाब मलिक को लेकर के मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर उनको जमानत देना है तो पहले पेश किया जाए कि वो बीमार है। मुंबई हाईकोर्ट ने मंगल को महाराष्ट्र के साबिक अक़लियती उमूर वजीर नवाब मलिक के वकला को हिदायत दी कि साबित करो कि नवाब मलिक अलील है और उन्हें कानून के रोज से जमानत दी जा सकती, वरना मामले पर बहस करके जमानत तलब की जाए।
जस्टिस एम.एस. कारंग ने सवाल मलिक की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दाखिल की गई दरखास्त जमानत के दौरान पूछा और कहा कि वकलाए दिफा इस बात की वजाहत करे कि आया मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट की दफात के तहत एक बीमार शख्स के तौर पर समझा जा सकता है और उसकी रूह से जमानत पर रिहा होने के हकदार है। नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए कि मुंबई में जो बदले की सियासत और सियासत में जो तब्दीलियां वगैरह आई, उसी वक्त नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उसके बाद जो है वो अभी तक जेर हिरासत है। नाज़रीन चलते चलते वो खबर भी मैं आप लोगों के सामने रखूं कि अब संघ का हेडक्वार्टर मुमकिन है कि नागपुर से अयोध्या मुंतकिल हो जाए। जी हां, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS अयोध्या में अपना हेड ऑफिस खोलने की तैयारी कर रहा है। संघ की सकाफती और कौम परस्ती की झलक अयोध्या में होने वाले तरक्याती कामों में भी नजर आएगी। संघ 2025 में अपना 7 साला जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले वह अयोध्या में एक और हेडक्वार्टर बनाना चाहता है। सत्या में ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके लिए संघ ने हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड से 100 एकड़ जमीन मांगी है। संघ इस जमीन को ग्रीन फील्डशिप स्कीम नव्य अयोध्या में चाहता है। इसके लिए दरखास्त दी गई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अयोध्या संघ का नया गढ़ होगा। इस संघ का हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है। तकरीबन 1 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। साथ ही दिल्ली का झंडेवालान भी एक बड़ा मरकज है जो तकरीबन 3 एकड़ पर फैला है। संघ के कुछ आला अहदेदार नागपुर और कुछ दिल्ली में रहते हैं। मुंबई संघ का एक अहम मरकज भी है। अब अयोध्या में संघ का मरकज बनाने की तैयारियां की जा रही है। 2 साल बाद संघ के क़याम का 7 साला साल है। ऐसे में संघ अयोध्या में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए संघ यहां अपना हेडक्वार्टर तैयार करवाना चाहता है। यह मुल्क का सबसे बड़ा दफ्तर होगा जो 100 एकड़ जमीन पर तामीर किया जाएगा। संघ जराये ने बताया कि बड़े प्रोग्राम के साथ साथ कारकुनों के रहने का भी यहां पर इंतजाम किया जाएगा। तो किस तरह तैयारी अब हो रही है नागपुर से अयोध्या जाने की, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन ग्राम में मुझे यहां पर इजाजत दी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,